इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ और आपके पास होगी दुनिया की एक एक खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर आज जम्मू कश्मीर के लेह, लद्दाख और सियाचिन जाएंगे। प्रधानमंत्री पहले लद्दाख में 330 किलोमीटर लंबी लेह श्रीनगर पारेषण लाइन और 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। लेह श्रीनगर पारेषण लाइन लद्दाख को देश के उत्तरी ग्रिड से जोड़ेगी, जिससे लेह और करगिल की बिजली समस्या का समाधान होगा। श्रीनगर लेह पारेषण लाइन की घोषणा 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री करगिल में चूटक पनबिजली परियोजना और लेह में नीमू बाजगो परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। चूटक पनबिजली परियोजना सरू नदी पर बनी है, जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 44 मेगावाट है, जबकि नीमू बाजगो परियोजना लेह जिले में सिंधु नदी पर बनी है, जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 45 मेगावाट है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों का मनोबल बढ़ाने सियाचिन भी जाएंगे और जवानों को संबोधित करेंगे। शून्य से कम तापमान वाले सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में सेना के करीब 3000 जवान तैनात हैं। इससे पहले 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सियाचिन का दौरा किया था। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के काराकोरम क्षेत्र में है और दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा लड़ाई का मैदान है। साथ ही एयरपोर्ट पर राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी साथ रहेंगे। तो वहीं सियाचिन में प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए सेना प्रमुख दलजीत सिंह सुहाग वहां पहले से मौजूद हैं। मोदी सरकार बीमा बिल को सेलेक्ट कमेटी को सौंपने पर तैयार हो गई है। इसके लिए सदन में आज प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही सरकार ने विपक्षी पार्टियों से सेलेक्ट कमेटी के लिए सदस्यों का नाम मांगा है। संसद में आज सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा हो सकती है, जिसमें राहुल गांधी को बोलने का मौका मिल सकता है। तो वहीं जुडिशियल बिल पर रणनीति को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक होनी है। आरएसएस पर दिग्विजय सिंह के दिए बयान को लेकर भी आज संसद में हंगामा हो सकता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कल राज्यसभा में आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जिस तरह तालिबानी विचारधारा दुनिया के लिए खतरा है, वैसे ही आरएसएस देश की शांति के लिए खतरा है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की साजिश की जा रही है, जिससे आतंकवाद पैदा होता है। साथ ही दिग्विजय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वहाबी और तालिबानी विचारधारा शांति के लिए खतरा है, तो उतना ही खतरा देश में संघ की विचारधारा से भी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद दिग्विजय सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ओडिशा के कटक में कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ा। भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान हिंदुत्व है, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू क्यों नहीं हो सकते। भागवत के इस विवादित बयान पर बीजेपी के ज्यादातर नेता बोलने से बच रहे हैं, लेकिन शिवसेना इसके समर्थन में उतर आई है। लोग हिंदू क्यों नहीं हो सकते। भागवत के इस विवादित बयान पर बीजेपी के ज्यादातर नेता बोलने से बच रहे हैं, लेकिन शिवसेना इसके समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने मोहन भागवत को संविधान पढ़ने की नसीहत दी और कहा कि संविधान में भी भारत लिखा गया है, हिंदुस्तान नहीं। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन किया जाएगा, जबकि बुधवार को चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि सरकार एआईएडीएमके सांसद एन थम्बीदुरई को डिप्टी स्पीकर बना सकती है। माना जा रहा है कि सरकार के यह कदम विपक्ष को विभाजित करने और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को खुश करने के लिए है। थम्बीदुरई 1985 से 1989 तक भी लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही 1998 से 1999 के बीच में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल रहे हैं। राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय में बदलाव किया गया है। राज्यसभा में शून्यकाल अब 11 बजे से होगा, जबकि प्रश्नकाल दोपहर 12 बजे होगा। सदन की बैठक शाम 6 बजे तक हुआ करेगी, जो पहले सुबह 11 से 5 बजे तक होती थी। राज्यसभा में सचिन की गैर हाजिरी पर मचे बवाल के बीच में उनकी छुट्टी की अर्जी मंजूर हो गई है। सचिन इस सत्र में राज्यसभा में नहीं दिखेंगे। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने सचिन तेंदुलकर को छुट्टी देते हुए उन्हें संसद में आने से राहत दे दी है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी एप्लीकेशन में निजी और व्यावसायिक मजबूरियों का हवाला दिया है।
सचिन को छुट्टी की खबर मिलते ही बीजेपी सांसदों समेत कई सांसदों ने सदन में जबरदस्त हंगामा किया। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली में रहते हुए संसद में नहीं आना सदन का अपमान है। फूलन देवी हत्याकांड में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज सजा का ऐलान कर सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट शुक्रवार को ही मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को दोषी करार दे चुकी है, जबकि कोर्ट ने फूलन देवी हत्या के 10 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। आपको बता दें कि 13 साल पहले 25 जुलाई 2001 को दिल्ली के अशोका रोड पर फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद शेर सिंह राणा ने सरेंडर कर दिया था, फिर तिहाड़ से भाग गया, लेकिन 2 साल बाद पुलिस ने कोलकाता से उसे गिरफ्तार किया। भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन के खिलाफ देश भर के किसान आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, आरएलडी नेता जयंत सिंह और जेडीयू सांसद केसी त्यागी भी किसानों को संबोधित करेंगे। किसानों का कहना है कि लैंड एक्विजिशन बिल 2013 को पहले जब एनडीए ने समर्थन किया था तो अब उसमें बदलाव क्यों करना चाहते हैं। किसानों का आरोप है कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव कर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यूपी में गन्ना किसानों ने चीनी मिल मालिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान नोएडा में आज चीनी मिल मालिकों के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं लखनऊ में भी गन्ना किसान गन्ना आयुक्त का घेराव करेंगे, साथ ही गन्ना संस्थान की तालाबंदी करने की धमकी भी दी है। किसानों का आरोप है कि चीनी मिल मालिक इस समय पर उनका पैसा न देकर अपने कारोबार में लगाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हबीबगंज से इंदौर के बीच चलने वाली एसी सुपरफास्ट डबल डेकर ट्रेन सेवा आज से बंद हो जाएगी। बताया जा रहा है कि यात्रियों की कमी और लगातार हो रहे घाटे की वजह से इस ट्रेन को बंद किया जा रहा है। हबीबगंज और इंदौर के बीच एसी सुपरफास्ट डबल डेकर ट्रेन पिछले साल 27 सितंबर से शुरू की गई थी। इस ट्रेन में यात्रियों की औसत संख्या 50 से 60 की रही है, जबकि पूरी क्षमता के साथ इसका संचालन होने पर इसमें 1320 यात्री बैठ सकते हैं। साथ ही किराए में बढ़ोतरी के बाद हबीबगंज से इंदौर तक का किराया 405 रुपए हो गया है, जबकि एसी बसों में इसका किराया महज 300 रुपए है। राजधानी दिल्ली की दिल कहे जाने वाली कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आज शाम 6:30 बजे से जश्न आजादी प्रोग्राम की शुरुआत होगी। 13 अगस्त को कंटेम्प्रेरी बैले डांस और पंजाबी फोक डांस पेश किया जाएगा। तो वहीं 14 अगस्त को संग्राम और जलियांवाला बाग नामक नाटक का मंचन किया जाएगा। 15 अगस्त को पॉप गायिका शुभा मुद्गल पॉप बैंड के साथ कार्यक्रम पेश करेंगी। कनॉट प्लेस के अलावा आईएनए पीतमपुरा जनकपुरी स्थित दिल्ली हाट में भी जश्न आजादी कार्यक्रम का आयोजन होगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम को भारत जल्द ही पकड़ लेगा, सरकार इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दाऊद इस वक्त पाकिस्तान में छिपा हुआ है, उसे गिरफ्तार करने के लिए सरकार पाकिस्तान पर भी दबाव बनाएगी। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भी ये कहा कि यूपीए सरकार ने भी इसके लिए कोशिश की थी और हमारी सरकार भी कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि 3 से 4 साल के अंदर सभी भारतीयों को इंडियन सिटीजन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। राजनाथ सिंह के मुताबिक इस कार्ड के जारी होने से भारत में होने वाली घुसपैठ को रोका जा पाएगा। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए हैं। गंगा घाट के आसपास के कई मंदिर डूबने की कगार पर हैं। गंगा नदी के घाटों पर पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। यूपी के इलाहाबाद में भी बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों को छोड़कर लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भूस्खलन की हिला देने वाली तस्वीर सामने आई है। नैनी पाताल इलाके में एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। पहाड़ के सकरे मोड़ पर जैसे ही ट्रक मुड़ा तो उसके ठीक सामने पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिरने लगा। लैंडस्लाइड की ये घटना टनकपुर तवाघाट मार्ग की है, जिसकी वजह से सड़क बर्बाद होकर रास्ता बंद हो गया। भारी बारिश से पिथौरागढ़ जिले के कई हिस्सों में जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से टूटकर गिर रहे हैं। राजस्थान के चाकसू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोग बेहाल हैं। कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क ही कट गया है। ट्रैक्टर की ट्रॉलियां, रिक्शे, गाड़ियां भी बहकर एक किनारे पहुंच गई हैं। राहत कार्य के लिए सेना की एक टुकड़ी बुलाई गई है। राजस्थान के नागौर में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक डूब गया है। ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे दही हांडी प्रोग्राम में गोविंदा नहीं बनेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे लेकर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी के लिए बनने वाली पिरामिड की ऊंचाई भी तय कर दी है। ये ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश दही हांडी फोड़ते हुए होने वाले हादसों के मद्देनजर दिया है। कोर्ट में इसे लेकर एक PIL दाखिल की गई।
दही हांडी के आयोजकों पर भी कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि पैसों के पीछे न भागे बल्कि सुरक्षा का ख्याल रखें। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि गोविंदाओं के लिए सेफ्टी किट जैसे हेलमेट, बेल्ट, कुशन और जैकेट पहनना जरूरी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी कार्यक्रम करने के लिए आयोजकों को सरकारी इजाजत भी लेने के लिए कहा। चैरिटी कमिश्नर से इसके लिए मंजूरी लेनी होगी और 15 दिन पहले ही आयोजकों को पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बतानी होगी। अजमेर के ख्वाजा के दरगाह पर चढ़ावे विवाद का मसला सुलझा लिया गया है। समझौते की कॉपी आज अजमेर हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। समझौते के मुताबिक खादिम दरगाह दीवान सैयद जैनुअल आबिदीन अली खां को 2 करोड़ रुपए सालाना देंगे। साथ ही उनके बेटे को अगला दीवान नियुक्त किया जाएगा। जजों की नियुक्ति से जुड़ी कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने लोकसभा में 2 बिल पेश किए हैं। सरकार ने जो 2 बिल पेश किए हैं उसमें एक संविधान संशोधन बिल है, दूसरा है जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट बिल। संविधान संशोधन बिल में इस बात के प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यों वाली एक इकाई बनाई जाए। वहीं जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट बिल में जजों के तबादले और नियुक्ति से जुड़े कई और प्रावधान हैं। सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से नहीं, एक न्यायिक आयोग के जरिए की जाए। लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जजों के खाली पदों को भरने के लिए जुडिशरी से कहा गया है। कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की सरकार की कोशिश का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा ने विरोध किया है। चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाने से लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। 20 साल बाद बिहार में 2 कट्टर विरोधी लालू और नीतीश एक साथ एक मंच पर दिखे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। विधानसभा उपचुनाव के लिए बिहार के हाजीपुर में लालू नीतीश ने एक साथ प्रचार किया। हालांकि रैली में ज्यादा भीड़ नहीं नजर आई। लालू ने कहा कि देश बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि कमंडल का मुकाबला मंडल करेगा। हाजीपुर की रैली में लालू पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़के और कहा कि देश गलत हाथों में चला गया है और इसे बचाना। लालू ने रामविलास पासवान को मौका परस्त करार दिया। हालांकि मुलायम और मायावती को आरजेडी जेडीयू गठबंधन के साथ आने का न्यौता दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मौके की नजाकत समझकर हमने आपसी मतभेद भुला दिए हैं। हमारी दोस्ती से बीजेपी को घबराहट होने लगी है। नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और पूछा कि आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। इसके बाद समस्तीपुर की रैली में लालू ने पीएम नरेंद्र मोदी पर फिर हमला बोला। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के वक्त पर सवाल उठाया। लालू ने कहा देश में एक के बाद एक कई त्रासदी के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने गलत वक्त पर शपथ ली। लालू प्रसाद ने आरएसएस को भी निशाने पर लिया और कहा कि उसने भ्रम फैलाकर लोगों से वोट लिया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश लालू के साथ आने पर दोनों पर निशाना साधते हुए ट्वीट भी किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक बार नीतीश कह दे कि लालू चारा चोर नहीं है और वो तीर्थ करने जेल गए थे। बिहार में 21 अगस्त को विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसके लिए आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की तैयारी में है। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक लोकपाल की नियुक्ति सरकार की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। साथ ही सिटीजन ग्रीवांस बिल, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन को पास कराना भी मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और लोकसभा सांसद के कविता के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि हैदराबाद को भारत में जबरन मिलाया गया। 3 वरिष्ठ सांसदों को इस बार सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड देने का फैसला किया गया है। सूत्रों से खबर है कि राज्यसभा सांसद कर्ण सिंह, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस बार सर्वश्रेष्ठ एमपी का अवार्ड मिलेगा। भारत रत्न को लेकर चल रही चर्चा के बीच में सरकार ने साफ किया है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने सैयद अहमद को भी भारत रत्न देने की मांग की है। सैयद अहमद एएमयू के संस्थापक हैं। सुप्रीम कोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि अगर बोस जीवित हैं तो सरकार सबूत दे, नहीं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करे। डिग्री विवाद पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर सफाई दी है। ईरानी ने लिखा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लीडरशिप कार्यक्रम में मेरी हिस्सेदारी, उसके बाद सर्टिफिकेट वाले बयान का गलत मतलब निकाला गया। दरअसल पूरा विवाद एक टीवी कार्यक्रम में स्मृति ईरानी के उस बयान पर उठा जिसमें उन्होंने येल यूनिवर्सिटी की डिग्री होने का दावा किया था। ईरानी के येल यूनिवर्सिटी की डिग्री पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पूछा कि इसका जिक्र उन्होंने अपने एफिडेविट में क्यों नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 25 अगस्त को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा होगी। जम्मू कश्मीर में वो बीजेपी नेताओं से मिलेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखकर गठबंधन धन की याद दिलाई।
बिश्नोई ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हुए वादे के मुताबिक 45 सीटों पर दोनों पार्टियों को लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। एसपी नेता अबू आजमी के मुताबिक सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एकजुट होकर महाराष्ट्र में लड़ना चाहिए ताकि बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। पाकिस्तान ने उल्टे चोर कोतवाल को डांटने वाली कहावत को चरितार्थ किया है। सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग के लिए पाक सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को गोपाल बागले को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान का दावा है कि सियालकोट सेक्टर में भारतीय सैनिकों की गोलीबारी में उसके एक नागरिक की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। इटली के प्रधानमंत्री मतेओ रेंजी ने इतालवी मरीज के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। इटली के प्रधानमंत्री ने मोदी से इस मामले में त्वरित और सकारात्मक हल की आशा की है। इटली के 2 मरीज पर केरल के 2 मछुआरों की हत्या का आरोप है और दोनों भारत के कब्जे में हैं। मुंबई में बीएमसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन बीएमसी ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे जिस पर उन्हें पुलिस का विरोध झेलना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क, अस्पताल, पानी की समस्या को लेकर बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह ने मेट्रो का किराया बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मंगू सिंह ने कहा है कि लोगों की इनकम बढ़ने के बावजूद 5 साल से मेट्रो का किराया नहीं बढ़ाया गया है। दिल्ली में ई रिक्शा पर लगी रोक अभी बरकरार रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक हटाने से एक बार फिर इंकार कर दिया। 14 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली में सस्ते प्याज टमाटर बेचने के लिए 6 मोबाइल वैन को उपराज्यपाल नजीब जंग ने हरी झंडी दिखाई। ये मोबाइल वैन सीधे जनता के बीच जाकर सस्ती दर पर लोगों को प्याज टमाटर मुहैया करा रही है। दिल्ली में इबोला वायरस के 2 संदिग्ध मरीजों को जांच के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों का इबोला टेस्ट नेगेटिव आया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में विदेश से आने वाले लोगों की जांच का इंतजाम किया गया है। मुंबई से सटे वसई में इबोला वायरस के संदिग्ध मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया वो नाइजीरिया से लौटा है। और न्यूज 222 में फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खेल और मनोरंजन। न्यूज 222 में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में एक बार फिर एटीएम से करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। एटीएम में पैसे डालने आई टीम के सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही शटर खोला करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस एटीएम बूथ के तार खुले हुए थे जिन्हें चूहों ने काट दिया था। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की नौकरानी के पति की मौत के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी पर हत्या का शक जताया है। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग में शैलजा का मकान है। यहीं से नौकरानी के पति की लाश मिली थी। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक विवाहिता ने अपने पति पर पिटाई का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका के वॉशिंगटन में अमृतसर से राजेंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजेंद्र वहां एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता था। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज से पता चला कि लूटपाट का विरोध करने पर एक बदमाश ने उसे गोली मार दी। दिल्ली के पालम इलाके में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि नशे के ओवरडोज की वजह से महिला की मौत हुई। दिल्ली के रणजीत नगर इलाके में मामूली विवाद पर बीती रात 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर फेंका जिसमें 5 पुलिस वाले जख्मी हो गए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक ठगी का मामला सामने आया है। कंपनी ने विदेश भेजने के नाम पर बेरोजगार युवकों से 50-50 हजार रुपए ठग लिए। आरोपों के मुताबिक कंपनी ने इनसे रुपए और पासपोर्ट ले लिया और अब कंपनी बंद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फर्जी कंपनी के नाम से ठगी करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नोएडा के सेक्टर 20 में एक ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी गई। 2 सुरक्षा गार्डों ने ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा जिसके बाद उसकी हॉस्पिटल ले जाते वक्त मौत हुई। वारदात से नाराज होकर ऑटो चालक विरोध पर उतर आया। सभी ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह से ऑटो चालकों को समझाया और दोनों आरोपी सुरक्षा गार्डों को जेल भेज दिया। यूपी के रायबरेली में पुलिस वालों की हैरान करने वाली करतूत सामने आई। पुलिस वालों ने एक शख्स को पेड़ से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। पिटाई शख्स पर आरोप है कि उसने एक ट्रक से दाल चोरी करके बेच दी जिसके बाद पुलिस उसकी सरेआम पिटाई कर रही थी। पिटाई में शामिल थाना इंचार्ज और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के शामली में पुलिस और गांव वालों में झड़प हो गई। पुलिस ने लोगों को खूब दौड़ाया। पुलिस की गाड़ी के नीचे आने से एक महिला जख्मी हो गई। इसके बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई। फिर लोगों ने कोतवाल को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल एक महिला की खुदकुशी से नाराज लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूटा था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की धोखाधड़ी से नाराज लोगों ने कंपनी के एजेंट के साथ जमकर मारपीट की।
थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर भीड़ एजेंट को पीटती रही, लेकिन थाने से कोई पुलिस वाला उसे बचाने नहीं आया। लोगों का आरोप है कि एजेंट की मिलीभगत से कंपनी लोगों का पैसा लेकर फरार होने की फिराक में लगी थी। यूपी सरकार ने सहारनपुर की डीएम संध्या तिवारी को हटा दिया है। उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। संध्या तिवारी की जगह पर अब फैजाबाद के डीएम इंद्रवीर सिंह यादव को सहारनपुर का डीएम बनाया गया। भारतीय संत समिति के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्ण ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर हमला किया है। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि साईं के भक्तों को शास्त्रार्थ के लिए बुलाने के लिए पीछे शंकराचार्य की कोई चाल है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि शंकराचार्य ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए साईं का मुद्दा उठाया है। इलाहाबाद में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में प्रियंका गांधी को गृहस्थी संभालने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि पोस्टर कांग्रेसियों के एक गुट ने प्रियंका के उन पोस्टर्स के बचाव में लगाए हैं जिसमें प्रियंका को राजनीति में आने की बात लिखी गई थी। यूपी के कैबिनेट मंत्री पर मौलाना कलवे जवाद ने बड़ा हमला किया। कलवे जवाद ने कहा कि रंगीन मिजाज होने की वजह से उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकाला जा चुका है। कलवे जवाद ने यह भी कहा कि अपने रंगीन मिजाज का पूरा करने के लिए आजम खान ने वक्फ बोर्ड में भी अपने लोगों को भरा हुआ है। लखनऊ और नोएडा में हुए स्मारक घोटाले में मायावती सरकार के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत 19 लोगों के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया। इन सभी लोगों पर नोएडा और लखनऊ में स्मारकों के निर्माण में 1410 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। मामले की जांच कर रहे यूपी के सतर्कता विभाग ने इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके आधार पर ईडी ने कार्रवाई की। नोएडा में रक्षाबंधन की शाम एक युवक ने नाबालिग लड़की को खरीदारी का सपना दिखाकर रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की को निठारी पुलिस चौकी के पास छोड़कर आरोपी फरार हो गया। नाबालिग लड़की का परिवार नोएडा के सेक्टर 25 में रहता है, लेकिन शर्म की बात यह है कि मामले में त्वरित कार्रवाई की जगह नोएडा पुलिस वारदात की जगह को लेकर घंटों उलझी रही। यूपी के गोरखपुर में एक 6 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया। रेप का आरोप उसके चाचा पर है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वाराणसी में एक बेकाबू बस से 3 मासूमों की जान ले ली। दरअसल एक बच्चे को बचाने के चक्कर में बस खाई में गिर गई। बस इलाहाबाद से वाराणसी जा रही थी। यूपी के मैनपुरी में एक पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा एक खतरनाक मोड़ की वजह से हुआ। यूपी के कानपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के शिकार लोग एक तांगे पर बैठे हुए थे, जिसे एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।